नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड के निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने की हमारी कोशिश होती है बहुत ही सरल और आसान भाषा में। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशंस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। से हाय टू प्रतिभा फर्स्ट। सब लोग कमेंट करके लिखिए। ठीक है, स्वागत है आपका प्रतिभा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कैसी हैं? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो स्वाति। इट्स क्यों नहीं ऑलवेज। आती है रेगुलरली हमारे शो पर? आप बुलाया करो, हम आ जाएंगे। आवाज देना होगा, आवाज दो हमको, हम आ गए। अच्छा, और मुंबई के हालचाल? एकदम बढ़िया स्वाति। आपको तो इलेक्शन लड़ना चाहिए, आज का माहौल ऐसा है। इलेक्शन लड़ना चाहिए। हाय हाय इतने क्यों? सारे लोग इतने सारे तारीफ करते हैं आपके, तो इलेक्शन? अरे, पॉपुलैरिटी काफी है। पॉलिटिक्स और मैं, हम दोनों एकदम दो अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स तो हैंडल नहीं हो पाई, देश की पॉलिटिक्स क्या मैं करूंगी उसका भगवान जाने। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल टीके रॉय जी का है। उम्र है 48 साल, आर्मी में डेंटिस्ट है। कमाई है करीब 40 लाख रुपए सालाना। बेटी है इनकी 13 साल की। अगले 2 साल में वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने का प्लान है। तो अभी तक जो पैसे जोड़े हैं उसकी डिटेल जरा आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। 15 लाख रुपए डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में। एसआईपी चल रही है 52,000 की। किस किस फंड में है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निफ्टी 50 लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा है। एसबीआई मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और निप्पॉन निफ्टी 50 वैल्यू 20 फंड में। एक घर है इनके पास जिसको रेंट पे दिया हुआ है, वहां से करीब इनका 30,000 रुपए का रेंट आता है। रिटायरमेंट पर इनको 1.5 लाख रुपए की पर मंथ पेंशन मिलेगी, साथ ही करीब 2.2 करोड़ का एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी मिलेगा। घर का खर्च है फिलहाल 1 लाख रुपए पर मंथ। बेटी की पढ़ाई और शादी को ख्याल में रखते हुए, साथ ही ये भी फैक्टर इन करते हुए कि रिटायरमेंट के बाद बड़े घर की जरूरत होगी, जिसको खरीदने के लिए जो अभी इनके पास घर है उसको बेचना होगा। तो इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए क्या जानना ये चाहते हैं कि क्या मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस एनफ है या मैं अभी रिटायर हो सकता हूँ? अगर हाँ, तो 2.2 करोड़ का जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, साथ ही इनके जो पैसे बचेंगे ना वो 1.5 लाख की पेंशन में 50,000, उसे कैसे डिप्लॉय किया जाए। रेंटल इनकम आएगी 30,000 की, उसका क्या किया जाए। इनका प्लान है कि एक अपनी क्लिनिक शुरू करेंगे जिसे 25 लाख का इन्वेस्टमेंट लगना होगा, 4 से 5 साल में ब्रेक इवन होगा। और यस, मोटे तौर पे यही सवाल है इनका प्रतिभा। तो थोड़ा सा लंबी प्लानिंग करने की जरूरत है, डिटेल में एक एक करके बताएं। शुरू कहाँ से करें इनके जवाब की? देखिए रॉय जी, आपने बहुत अच्छा एकदम होलिस्टिकली सोचा है और प्लानिंग की शुरुआत की है। जी। नंबर वन, जो मुझे सबसे अच्छा लगा आपकी बात कि आपने बताया है कि आपको क्लिनिक एक स्टार्ट करना है रिटायरमेंट के बाद। ये हम्म। इसलिए नहीं कि आपको इनकम की जरूरत होगी, इसलिए कि आपको ऑक्यूपाइड रहना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम्म। और आमतौर पे लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ऑक्यूपाइड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बीमार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम्म। आपने ऑलरेडी सोच इज रखी है। प्रीटी यंग, इनफैक्ट 48 50 में हो रहा है, मतलब अभी तो अच्छी खासी उम्र है। यू नो, मोर देन नियरली हाफ योर लाइफ इज अहेड ऑफ यू। तो हाँ। अगर रिटायर होके करेंगे क्या? सो इस हम्म। क्वेश्चन का आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, विच इज अ वेरी वेरी गुड फैक्ट इन योर प्लान। हम्म। जहां तक आपका आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात है, आपने ऑलरेडी 15 लाख इकट्ठा किया है म्यूचुअल फंड्स में। हम्म। आपने बहुत अच्छी तरह से अपने गोल्स को आर्टिकुलेट किया है। लड़की का जो है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मैरिज, उसके रिलेटेड गोल्स है। आपने कुछ टारगेट्स नहीं दिया, लेकिन हम आम तौर पे जैसे देखते हैं प्राइवेट कॉलेज में अगर उनको करना होगा ग्रेजुएशन, कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज में और हॉस्टल में भी रहना होगा, हम्म। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, तो उनको 10 लाख रुपए सालाना लग जाएगा। ओके। सिमिलरली, यस, पोस्ट हम्म। ग्रेजुएशन के लिए भी 10 लाख लग जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन के लिए जो 5 साल बाद होगा, क्योंकि वो सिर्फ
13 साल के हैं 13 अभी, साल की। 5 साल के बाद होगा, उसमें लग जाएगा 40 लाख। और जो 9 साल के बाद उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें लग जाएगा 20 लाख। हम्म शादी हमने सोच लिया कि 13 साल बाद शादी होगा, हम्म। ये 1-2 साल हो सकता है आगे पीछे हो जाए, उसमें हमने 30 लाख पकड़ा है। तो अगर आपको चेंज करा तो चेंज कर सकते हैं, ये तो आज का वैल्यू है। तो हमें ये अच्छा, भी आपने जो भी ये नंबर्स बताए वो आज की वैल्यू में बताएं। अच्छा, आज अब की अब बम वैल्यू फूटने वाला अब है एक्चुअली। हाँ हाँ जी। या तो ये इन्फ्लेशन जो है, जो नजरअंदाज कर देते हैं, वो काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो हम्म। आज के वैल्यू में अगर ग्रेजुएशन का 40 लाख है तो 5 साल के अंदर वो हो जाएगा 56 lakhs। और जो 20 लाख है पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसका तो बड़ा लंबा समय अवधि है, 9 years, तो हम्म नियरली नियरली डबल हो जाएगा 36.76। हम्म। और जो शादी है वो 13 साल बाद है, तो 30 लाख अगर आज का रचना है तो 72 lakhs हो जाएगा कुछ 13 साल बाद। तो अभी आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है ताकि आपका सारे गोल्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आपका, आपने ये नंबर्स कहीं एक एक्सेल शीट में डाल के रखा है ना प्रतिभा? या जरा वो शेयर उसको करेंगे शेयर तो कर लेता जो हूँ। देखेंगे ना तो उनको वो नंबर्स याद भी रहेंगे कि अच्छा। वरना हमें इसको फिर वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या नंबर बताया गया है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है कि रिवाइंड करके देख लें, लेकिन फिर भी अगर आप Yes, शेयर करके दिखा सके वो एक्सेल शीट। तो ये हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं, अब आपको देखिए। डॉटर्स ग्रेजुएशन जो 5 साल बाद है, आज का वैल्यू है 40 और हम्म। फ्यूचर वैल्यू है 56। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन, हमने ये नंबर्स की बात की। जी। अभी ये सारे जो गोल्स है, इसको मीट करने के लिए आपको पैसे कितने लगेंगे? जो डॉटर रिलेटेड गोल्स है ओके। वो 40 lakhs लगेंगे। बिकॉज 40 lakhs को 40 ही पकड़ा हमने, क्योंकि ये कम समय अवधि में है। इसको इक्विटी में डाल के ज्यादा ग्रो नहीं करवा सकते, 7-8% ही रिटर्न मिलना है, 7-8% ही इन्फ्लेशन है, तो हम्म 40 ही रहने वाला है। तो टोटल आपका लगेगा ये अमाउंट 76 लाख, 76.53। हम्म लड़की रिलेटेड सारे गोल्स मीट करने के लिए 76.53। ये पैसे कहाँ से आने वाले हैं? हम्म आपकी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है उसको हम्म हमने एलोकेट किया है कि आपके डॉटर की ग्रेजुएशन के लिए होगा। और जो सिप कर रहे हैं उसका एक हिस्सा हमने लड़की की ग्रेजुएशन के लिए दिया। पोस्ट ग्रेजुएशन और मैरिज हालांकि थोड़ा टाइम बाद है, और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 2 साल में आने वाला है, तो वो हमने एलोकेट किया है लड़की की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मैरिज के लिए। ओ टोटल हमने एलोकेट किया है, तो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस से 35 lakhs, ये डॉटर रिलेटेड गोल्स में। ओके। सबसे बड़ी जो आपकी गोल है और इम्पोर्टेंट सी गोल है वो है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट 2 साल बाद अगर होना है तो नॉर्मली करोड़ों में लगता है रिटायरमेंट, हम्म लेकिन इट्स अ वेरी लकी एंड नाइस फैक्ट कि आपको अच्छा पेंशन मिलने वाला, और वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करनी, आपको मेडिकल भी नहीं लगने वाला है, इसलिए 60 lakhs सिर्फ हमने रखा है आपके रिटायरमेंट के लिए। आपको लग रहा होगा कि आज के तारीख में तो सरप्लस है, मैं 1 लाख ही खर्चा कर रहा हूँ, 1.5 पेंशन मिलने वाली है, 30,000 की रेंटल मिलने वाले, तो क्यों 60 लाख लगेगा? हम्म। इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा गड़बड़ करता है लेकिन आपका उन्होंने लाइफ। कहा था प्रतिभा अपने सवाल में कि जो उनकी पेंशन है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है नॉर्मली, कुछ वक्त पर हमेशा वो बढ़ाई भी जाएगी। तो हाँ जी। एब्सोल्युटली, वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा। लेकिन एक चीज का हमने सोचा नहीं होगा कि इतना टैक्स लग जाएगा। अगर आ, आपको 18 लाख का पेंशन आ रहा है, आपके हाथ में आना सिर्फ 12.6, बिकॉज पेंशन इज कम्प्लीटली टैक्सेबल। और हम्म आज की तारीख में आपका एक्सपेंडिचर है 1 लाख रुपीज, ये आपका कैश फ्लो है। जैसे आप रिटायर हो जाओगे हम्म एट द एज ऑफ 61 से अगर आप निकालना शुरू करोगे, 60 lakhs आपने रखा है, आपका एनुअल एक्सपेंसेस आज की तारीख में जो 1 लाख है वो इन्फ्लेशन की वजह से 13.73 हो जाएगा। ओके। और आपका पेंशन पोस्ट टैक्स आपको सिर्फ 12.6 आना है। और रेंटल, इसमें भी टैक्स लगना है, तो ये भी पोस्ट टैक्स 2.5 ही आना है आपके हाथ में। तो हम्म बैलेंस आपका जो है पॉजिटिव रहेगा, कि पहले साल आप अपना जो इनकम आ रहा है उसी से निकाल रहे हो, अपने कॉर्पस से निकाल नहीं रहे हो ओके। ऐसे। तो टोटल आपने 13.73 आपको एक्सपेंसेस है, पेंशन और रेंटल मिला के इतना है, तो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है 1.38। हम्म ऐसे अगर आप देखेंगे तो 5-6 साल के लिए आप कुछ कॉर्पस से निकालोगे ही नहीं। लेकिन हम्म। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो, आप कितना अपने कॉर्पस से निकालने वाला हो, ये कॉलम में लिखा है, कॉलम नंबर 6 में। तो हाँ। आप धीरे धीरे ये पैसा बढ़ता ही जाता है, इसलिए आपको जरूरत है कि आपके पास 60 lakhs की कॉर्पस हो। तो इसको ओके। रीड करने का सिंपल तरीका, 60 lakhs माइनस आपका एनुअल एक्सपेंसेस, पेंशन और रेंटल ऐड करना है, और इसको ग्रो करना है
9.8-10% से, हम्म। तो आपका पूरा रिटायरमेंट अच्छी तरह से कट जाएगा। तो ये ओके। रिटायरमेंट को ध्यान रखते हुए आपका जो कॉर्पस आने वाला 2.2 करोड़, उसमें से 60 lakhs आपको रिटायरमेंट की तरफ इन्वेस्ट करना है। हाउस के लिए आप तुरंत निकाल सकते हो 1 CR। ये भी कर सकते हो कि आप होम लोन ले लें, अगर कम पे मिल रहा है आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, हम्म। और ये अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप उसे ज्यादा बेहतर ग्रो कर सकते हैं। ओके। आपका जो 25 lakhs लगने वाला क्लिनिक के लिए, वो भी रिटायरमेंट कॉर्पस से आएगा। हम्म। अगर हम ये सोच ले कि आप तुरंत 1.25 निकाल दोगे 2.2 से, तो बाकी सब आप रिटायरमेंट और लड़की के लिए आप इन्वेस्ट करोगे। सो टोटल 2.2 है। तो इसका ब्रेकअप ऐसा है कि आपका 1.21 का हमने ब्रेकअप दिया है कि आपका डॉटर का ग्रेजुएशन के लिए 15.5, मैरिज के लिए 20, रिटायरमेंट के लिए 60, और क्लिनिक के लिए 25 lakhs का आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट है। अब नेक्स्ट बात है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। जी। ये आपका पूरा गोल्स मीट हो जाएगा, आप रिटायर कर सकते हो, बधाई हो। हम्म। सबसे बड़ी बात सबको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है, द पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड। हम्म। मेनली आपको देखना है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसा है। 56% लार्ज कैप में है। हालांकि बहुत ही अग्रेसिव होने के बावजूद 60% हम रेकमेंड करते हैं कि लार्ज कैप में, मिड कैप में 24% और स्मॉल कैप में 20%। तो हम्म। हम आज की तारीख में कोई रेकमेंड नहीं करें कि चेंज करें, क्योंकि आपने फंड्स भी अच्छे सेलेक्ट किए, भले वो इंडेक्स फंड हो या एक्टिव फंड हो, आपने सेलेक्ट किए अच्छे हम्म। पोर्टफोलियो, लेकिन एग्रेसिव है। इसलिए ओवर टाइम आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटायर होने के बाद आपका काम नहीं खत्म होता, वो कॉर्पस को तो ग्रो करना ही है। हम्म। आगे जाके आप अपने 5 साल 4 साल का जो पैसा है वो आप थोड़ा डेट में, थोड़ा हाइब्रिड में रख सकते हैं, और बाकी इक्विटी में ही रखें, क्योंकि रिटायरमेंट आपका काफी लंबा है जो हम्म। रिटायरमेंट वापस आएगा। तो इसी तरह से आप 60-30-10, अगर बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए, लार्ज मिड और स्मॉल कैप में कर सकते हैं, और अगले 4 साल में जो भी पैसा चाहिए वो डेट में ही रखें, उसमें कोई इक्विटी के उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। ओके। तो ठीक है रॉय जी, हमने काफी डिटेल में प्रतिभा जी ने आपका एक पूरा एक्चुअली प्लान बनाकर दे दिया है। तो जहां जहां पॉज करने की जरूरत है वहां वहां पॉज कीजिएगा और उसके बाद सुनिएगा बार बार, ताकि आपको समझ में आए कि कहने की क्या कोशिश की जा रही है यहाँ पे। जुगराज सिंह जी का सवाल लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको भी क्या इमरजेंसी फंड रखने बनाने की जरूरत होती है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल होती है। हम्म। नो, आम तौर पे हमें लगता है कि इमरजेंसी फंड सिर्फ इसलिए चाहिए कि कहीं हमारा इनकम बंद ना हो जाए, जी। कहीं हमारी नौकरी ना चला जाए, और ये तो प्रॉब्लम नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन एक बहुत जरूरी बात हम लोग को समझना है कि मेडिकल इंश्योरेंस होने के बावजूद हो सकता है आपको मेडिकल जब प्रॉब्लम आए तो एक अच्छा खासा कॉर्पस की जरूरत पड़े, क्योंकि हम्म। काफी सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता, या कभी आपको स्पेंड करके बाद में क्लेम करना पड़ता है। इसलिए आपको इमरजेंसी कॉर्पस की जरूरत है। हम्म। नंबर 1। नंबर 2, आपके डिपेंडेंट्स होते हैं, ओल्डर पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स, और जी। कभी उनके घर में कोई इमरजेंसी आया तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारे से अगर हो सके तो हम हेल्प करें उनको, करेक्ट। भले टाइमली थोड़ा हेल्प कर दे और बाद में वो वापस देंगे, इसके लिए भी आपको जरूरत है। और जैसे आपका डिपेंडेंस बढ़ जाते हैं हम्म। या डर हो जाते हैं, तो और इमरजेंसी कॉर्पस की जरूरत है। तो हर कोई, कितना भी उनका इनकम सॉलिड क्यों ना हो, उनको इमरजेंसी कॉर्पस रखना जरूरी है। और ये सोचना चाहिए कि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है तो टिक मार्क एक्टिविटी के लिए कम इमरजेंसी कॉर्पस ना रखें। हम्म। आई थिंक मेडिकल इमरजेंसी में 15 से 20 लाख इमरजेंसी में लिक्विड कैश अवेलेबल होना चाहिए। भले वो आप लिक्विड फंड्स में रखें या फिर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जैसा कुछ आप इंतजाम करके रखें, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं इन्वेस्टमेंट्स को रोकूंगा नहीं, लेकिन इधर से निकाल सकता हूँ। और जुगराज जी, आपको ना मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हालांकि अब शायद वैसा नहीं होता है, लेकिन ग्रोइंग अप ईयर्स जब हम लोग बच्चे बच्चे थे, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में ही थे, लेकिन वो बिहार गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते थे। और पापा की सैलरी ना महीनों महीना नहीं आती थी। तो जो कहते हैं कि सिक्योर है, मुझे नहीं पता अभी वो ऐसे हालात है कि नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि 6-6 8-8 महीने सैलरीज नहीं आती थी। और अगर उस वक्त शायद पापा को इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आता या हमें पता होता, तो हम ही कह देते कि पापा जी ऐसा बना के रख सकते हैं क्या। तो बड़ी तकलीफ होती थी। तो हमें नहीं पता कि कब माहौल बदल जाए और क्या हो जाए और किस वजह से पैसे का इनफ्लो रुक जाए जिंदगी में। तो सिर्फ
इसलिए नहीं कि नौकरी नहीं जाएगी तो मैं इमरजेंसी फंड क्यों रखूं। बहुत सारी वजह बताई हैं प्रतिभा जी ने, उनको भी ख्याल में रख के एक इमरजेंसी कॉर्पस जरूर क्रिएट कीजिए। कमल कुमार जी का सवाल है, उन्होंने पूछा है कि स्वाति मैम प्लीज डेली वेजेस पे वर्क करने वालों के लिए भी कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट करें ताकि वो भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ सेविंग कर सके। अच्छे तो सभी के लिए अच्छे ही होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कमल जी की जो नौकरी पे जाते हैं उनके लिए अलग से म्यूचुअल फंड है और जो डेली कमाते हैं उनके लिए अलग से है, ऐसा नहीं होता। वो तो एक ही बास्केट है, सबके लिए है कि नहीं प्रतिभा? एब्सोल्युटली राइट बोला आपने कि फंड्स, म्यूचुअल फंड्स तो सबके लिए अच्छे होते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस अच्छे होने चाहिए और ऐसा रियलिस्टिक होने चाहिए, अच्छे तो बड़े होते हैं हमारे। दैट इज करेक्ट, अच्छे तो सबके होते हैं। बुरे टाइम्स में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यू विल स्टे विद द इन्वेस्टमेंट, नहीं तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था कहाँ जाना था और कहाँ चला गया। अ, लेकिन जैसे आपने बताया जो फंड्स है वो सिमिलर ही है, भले ही आप लमसम में इन्वेस्ट करें या स्पोरेडिकली करें या एसआईपी से करें। और ये लोगों का सोचना है कि एसआईपी करना ही एक ही तरीका है इन्वेस्ट करने का, एसआईपी नहीं करेंगे तो इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, ये गलत बात है। ये बहुत अच्छा तरीका है एसआईपी ऑफ कोर्स, लेकिन वो सैलरी जो होते हैं और मंथली सैलरी होता है उनके लिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच हो जाता है। अगर आपने ये सोच लिया कि डेली वेजेस पीपल को भी अगर इन्वेस्ट करना है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये डिसिप्लिन अगर है तो जैसे जैसे लमसम आता है, हमारा ये ख्याल है कि आप हाइब्रिड कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। हाइब्रिड में थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट रहेगा, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसे फंड्स में आप इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे आप, मतलब हो सकता है कि कभी 15 दिन में इन्वेस्ट किया, कभी जैसे जैसे इकट्ठा होता है आप इन्वेस्ट करते रहे। और 2 साल के लिए वो इन्वेस्ट करके आप उनको हो सके तो उधर से विड्रॉ नहीं कीजिए। तो एक तो आपका जर्नी आपको पता चल जाएगा कि उतार चढ़ाव 100% होती है, उसके बिना आपका ग्रोथ नहीं होगा। ये एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। टैक्सेशन में भी आपको बेहतर हो जाएगा क्योंकि 1 साल बाद आपका टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स सिर्फ लगना है। 2 साल बाद जितने भी पैसे इकट्ठा हो गए वो बैलेंस एडवांटेज फंड में, उसे धीरे धीरे करके आप एसआईपी के तौर पे इक्विटी में डाल सकते हैं। तो आपको एसटीपी के तौर पे यू मीन? एसटीपी के तौर पे, हाँ। सॉरी, एसटीपी के तौर पे आप डायरेक्ट फुल इक्विटी फंड्स में हाँ। ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको इक्विटी का ग्रोथ मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ये ओके। जरूरी नहीं है कि आप एसआईपी करना है, जैसे आपका लमसम आया आप कंटिन्यूअसली उसको टॉप अप करते रहिए बैलेंस एडवांटेज तो फंड्स। आप बता रही है कि शुरुआत में डायरेक्ट प्योर इक्विटी फंड में ना जाके पहले बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड में आप पहले आप जैसे भी आपके पास पैसा आ रहा है वो डालते रहिए उसमें, और 2 साल के बाद वो एक ठीक ठाक कॉर्पस आपको दिखेगा तो वहां से आप फिर एसटीपी करके उसको इक्विटी में जाइए ताकि आपको जर्नी आपको समझ में आए। कमल जी उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई हो क्यों आपको सीधे इक्विटी में जाने को नहीं कहा जा रहा है, डायरेक्ट प्योर इक्विटी फंड में। अमेजिंग। अगला सवाल है, इनका नाम तो नहीं पता लेकिन एग यॉर्क 2519, I have a folio of 1.5 crore plus all in equity, 70% in index fund Nifty 50 and Next 50. Both funds are from the same fund house, दोनों फंड्स एक ही फंड हाउस के हैं और वो यूटीआई का है। तो जानना ये चाहते हैं कि क्या मुझे अलग अलग फंड हाउस के स्कीम्स में निवेश करना चाहिए, और या फिर इसका फर्क एकदम नहीं पड़ता। इंडेक्स फंड में शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, राइट प्रतिभा? एब्सोल्युटली। हम्म। जो एक्टिव अगर फंड्स होते हैं तो ये एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है एक ही एएमसी के ऊपर, एक ही हम्म। यूटीआई के ऊपर। तो इंडेक्स फंड में जब जा रहे हैं तब इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि उसको इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करना है। तो हम्म। आपका नजर होना चाहिए हमेशा ट्रैकिंग एरर, इंडेक्स से कितना ये डिविएट कर रहा है, ये आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। क्योंकि ये पैसिव फंड्स है तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके मन में अगर ये है तो आगे जाके जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप दूसरे फंड हाउसेस के इंडेक्स फंड्स चुन सकते हैं कि आपको कोई इसमें टेंशन ना हो। लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं है, अंडरलाइंग तो इंडेक्स का ही है, तो पैसिव फंड्स में कंसंट्रेशन ऑफ एएमसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इम्पैक्ट नहीं ज्यादा पड़ेगा। ओके। अजीत सिंह जी का सवाल है कि उम्र है 35 साल, पिछले 7 महीने से वो एसआईपी कर रहे हैं,
पोर्टफोलियो जरा रिव्यू कर दे इनका। टाटा स्मॉल कैप में 9,000, महिंद्रा मनु लाइफ स्मॉल कैप में 8,000, क्वांट मिड कैप में 12,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000। ये महीने का चल रहा है एसआईपी, प्लस वन टाइम एवरी ईयर 50,000 डालते हैं निपॉन फ्लेक्सी कैप में, 4,500 एचडीएफसी मल्टी कैप में, 4,500 4.5 के प्लस 1.5 पीपीएफ में पीपीएफ भी में जा, पीपीएफ में 1.5। 1.5 जा रहा है इनका। ओके, पिछले 3 साल से जा रहा है ये पीपीएफ में इनका पैसा। जानना चाहते हैं कि 15 से 20 साल में मैं कितना एक्यूमुलेट कर पाऊंगा। सुपर अग्रेसिव पोर्टफोलियो अजीत जी का, एकदम मिड कैप स्मॉल कैप पे। चलो, यही चाहिए जिंदगी में। अजी जी, आप तो बहुत ही हैप्पी होंगे आउटकम से। आपने इतना अग्रेसिव पोर्टफोलियो लिया है और आपको समय ने साथ दिया है लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स, तो आप बहुत ही हैप्पी होंगे। लेकिन एक चीज है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। जब मार्केट बाजार टूटता है तो अच्छे से अच्छे फंड भी गिरते हैं, और उसमें स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। हम्म। आज की तारीख में जो आपका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे, लार्ज कैप जो 60% होना चाहिए सबसे अग्रेसिव मेरे हिसाब से, वो हम्म। है सिर्फ 14%, 14%। मिड कैप है 46% और स्मॉल कैप 40%। तो ये इसमें बहुत ज्यादा आपको उतार चढ़ाव की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा रिकमेंडेशन होगा कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप को थोड़ा रिड्यूस करके इंक्रीज करें लार्ज कैप को। अब ये कैसे करें? जो आपके फंड्स में है, तो टाटा जो स्मॉल कैप है उसको आप रिड्यूस कर दें। 9,000 का जो आपका एसआईपी चल रहा है, अब उसको 5,000 कर दीजिए। हम्म। महिंद्रा स्मॉल कैप भी इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप में हमें नहीं डालना है, 8,000 से 5,000 कर दीजिए। क्वांट मिड कैप को हाफ कर दीजिए, 12,000 कर रहे हैं आप 6,000 कीजिए। और एमओएसएल जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, उसको हमने ले लिया कि आप 50,000 डाल रहे हैं, उसको भी डिवाइड बाय 12 किया। तो आज की तारीख में 6,200 रुपए के करीब आप कर रहे हो, उसको सिर्फ 4,000 कीजिए। और हम्म। इसकी जगह आप ऐड कीजिए पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप 10,200 के करीब, कैनरा रोबेको 12,000 के करीब। तो लार्ज कैप का पोर्टफोलियो आपका बिल्ड होगा, ये दोनों लार्ज और फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो हो जाएगा। हम्म। तो आपका निपॉन और एक्सक्यूज मी, आराम से, आराम से, आराम से, पानी पी ले। पानी है? या निपॉन फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी मल्टी कैप है। दीज आर वेरी गुड फंड हाउसेस, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो आपने 4,500 और 4,500 की निवेश की है। लेकिन एक चीज है कि ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है। शायद आपने एनएफओ में लिया हो, तो कभी आपको लगे कि ये चेंज करना है तो उसको भी आप थोड़ा लार्ज कैप बायस में कर सकते हैं आज की तारीख में, या फिर रिटेन भी कर सकते हैं 9,000 का। अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में 3,000, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में 2,000, टाटा स्मॉल कैप में 1,000 रुपया। स्मॉल कैप आपका फेवरेट है तो हमने वो इंक्लूड किया है। हम्म। महिंद्रा स्मॉल कैप में 1,000 रुपया, क्वांट मिड कैप में 1,000 और एमओएसएल मिड कैप में 1,000। ये आपका रिकमेंडेशंस है कि आप अगर चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बाद में अगर आपको लगा तो करें, नहीं तो रिटेन कर सकते हैं। और अजीत जी, अगर आपको ये बात सुन के थोड़ी कोफ्त हो रही कि क्यों मुझे लार्ज कैप की तरह मुड़ने को कहा जा रहा है, तो आपने अपने सवाल में लिखा है कि आप पिछले 7 महीने से सिर्फ निवेश आपने शुरू किया है। इसका मतलब है कि आप नए निवेशक हैं। और नया निवेशक क्या करता है ना, कि जो बाजार में चल रहा होता है, जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, वही उठा लेता है अपने पोर्टफोलियो में। अभी तक आपने बाजार में एक डाउनटर्न एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और जैसे आज बाजार, पता नहीं अभी क्या हाल है, लेकिन जिस दिन हम ये चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन बाजार जिस तरीके से गिरा हुआ था और पोर्टफोलियो की एकदम बैंड बजी हुई होगी। जब ऐसा कभी दिन आता है तो उस वक्त आपको बहुत तकलीफ होती है, आप डर जाते हैं। तो इसलिए अभी आप शुरुआत, अगर आप ये कहते हैं कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ ना, तो शायद हम आपको चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं कहते पोर्टफोलियो में। हम बोलते हैं चलो भैया, बहुत चीजें देखी हुई है, ये मैनेज कर लेंगे अपने आप। लेकिन 7 महीने बहुत छोटा वक्त है, तो थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे तो आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए वो बेहतर। अगला सवाल लेते हैं हम राजेश जी का। इनका सवाल है कि एडवाइजर वर्ड इन्होंने हालांकि इस्तेमाल किया, लेकिन आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूटर कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश कर रहे थे, अब उन्हें चेंज करना है, किसी और के पास जाना है, तो बिना रिडीम किए क्या डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकते हैं अपना?
ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है राजेश जी। कुछ महीने पहले तक, 2-3 महीने पहले तक ये नहीं कर सकते थे। जब भी आपको एडवाइजर नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना था, तो आपको रिडीम करके उसका कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना था और एग्जिट क्लॉज वगैरह था। तो अभी वो चेंज हो गया है, सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसमें आप साइन करके देने से कि हमारा जो आज के तारीख में डिस्ट्रीब्यूटर ये है, एक्स है और मुझे वाई में जाना है, तो ये हो जाएगा। लेकिन आप मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर बहुत इजीली शिफ्ट कर सकते हो। डायरेक्ट में शिफ्ट करने के लिए आपको सेल करके स्विच बाय करना करना। हाँ, उसको आपको बेच के निकलना होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अगर चेंज करना है तो सिर्फ फॉर्म भर के साइन करके देना होता है और वो चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी टीडियस प्रोसेस। चलो। अजय शुक्ला जी का सवाल है कि मेरे पास 2 रेगुलर फंड है, जिसमें वही देखिए स्विचिंग की बात हुई तब यहाँ पर आ गए। 6 सालों से एसआईपी कर रहे हैं 2 रेगुलर फंड में, नाम है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप और UTI मिड कैप। और अब जानना चाहते हैं क्या अब हमें स्विच करना चाहिए। मुझे नहीं पता ये ख्याल क्यों आया इनके मन में, प्रतिभा। 6 साल से कर रहे हैं तो एकाएक क्यों लग रहा है कि अब मतलब अब मुझे नहीं चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प या किसी हाँ, भी। डायरेक्ट स्विच करना चाह हाँ, रहे हैं ये डायरेक्ट चाहते हैं, ये ये। एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर स्विच नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो एक चीज है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको सबसे बढ़िया फंड बताएंगे जो कभी नहीं गिरेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर फंड का एक साइकिल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हम्म। फंड तो सिलेक्ट करते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ी जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है कि आपको शांत करने का। व्हेन हाँ। मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, व्हेन मार्केट्स आर डूइंग वेल तो हैप्पी तो आप अपने आप हो जाते हैं। हम्म। तो एक आपको हैंड होल्ड करने का उनका जिम्मेदारी रहता है। और जैसे जैसे आपका गोल पास आता है तो उनको शिफ्ट करना, मतलब आप पूरा इक्विटी में ना रहे, बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो ना रखे, मार्केट कैप के हिसाब से आप बैलेंस करें। ये सब एक एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के लिए एक कोच जैसा होता है डिस्ट्रीब्यूटर। हम्म। अगर हम्म। आपका डिस्ट्रीब्यूटर ने ये सब किया है तो आज के तारीख में हो सकता है, बिकॉज मार्केट्स आर परफॉर्म सो वेल, हमें लगे कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। लेकिन उसका वैल्यू आपको तभी पता चलेगा जब बाजार टूटता है। तो हाँ, आपको अगर ये सब किया है तो आई थिंक यू शुड थिंक वंस अगेन बिफोर मूविंग टू द डायरेक्ट। डायरेक्ट प्लान्स। या। बट अगर नहीं है, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो और कोई आपको हैंड होल्डिंग नहीं मिल रहा है, हम्म। तो आप सोच सकते हो इसको धीरे धीरे रिडीम करके डायरेक्ट में डालने का, क्योंकि आप एडवांस करोगे तो आपको टैक्सेशन भी लग जाएगा। हम्म। और इट्स नॉट गुड कि एक ही साल में आप कर दे, आप इसको क्लियरली प्लान कर सकते हो। ये हुआ आपका ये बात कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट करना चाहते हो। तो दूसरी बात है कि आपके जो फंड सिलेक्शन है हम्म। उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। ये नॉट ऑफ द सस्टेन्ड कैटेगरी में आपका परफॉर्मेंस चाहिए, तो यू कैन लुक एट चेंजिंग इट। और जब आप चेंज करते हैं तो 42% आज की तारीख में आपका जो है 42% लार्ज, 55% मिड और 4% स्मॉल है। तो इसको स्क्यूड पोर्टफोलियो का आप थोड़ा चेंज करके 60% तक आप लार्ज कैप लाएंगे तो आपका जर्नी स्मूथ रहेगा, आप ज्यादा दिन तक रहोगे। ओके। अगला सवाल है अनुराग शाह जी का, साहा जी का, शाह नहीं, अनुराग शाह। काफी वक्त से चैनल फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। उम्र है 45 साल, पीपीएफ में है 12 लाख, ईपीएफ में है 14 लाख, एनपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ 4500 पर मंथ, जो पिछले साल ही शुरू किया है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू है 7 लाख और एसआईपी जारी है 44,000, 44,000 पर मंथ। एडिशनली 7 लाख रुपए डायरेक्ट स्टॉक्स में भी है। और कहाँ रहते हैं ये, बैंगलोर में, और रेंटेड घर में, अपना घर है कोलकाता में जिसकी वैल्यू है 32 लाख। अब इनके म्यूचुअल फंड में क्या क्या है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, क्वांट मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, और हाल ही में अच्छा रिसेंटली शुरू किया है क्वांट मिड कैप में। कार लोन है 5 लाख का जिसका आउटस्टैंडिंग है, जिसको वो इस साल बंद करने की सोच रहे हैं। होम लोन है 5 लाख का जो 2030 में खत्म होगा। बेटा है जो क्लास 7 में पढ़ता है, उसके लिए 5 साल में 30 लाख रुपए जोड़ने की इनकी जरूरत है।
कह रहे हैं कि रिव्यू कर दीजिए पोर्टफोलियो को भी, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी है ये बता दें। इनको 2 करोड़ जोड़ने हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन एक्सपेंडिचर विद इन 5 years, और एडवाइज हाउ मच इज पॉसिबल टू एक्यूमुलेट। अपनी SIP को 5,000 रुपए से और बढ़ा सकते हैं 5 साल में। इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट, 5 साल में ही वॉन्ट्स टू एक्यूमुलेट 2 crores, राइट? राइट। हम्म, बताए। आपकी, अब आपका बारी। यस। पहले तो पहले तो हम फंड्स की बात करते हैं और बाद में मैं एक टेबल दिखाती हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कैसे बिहेव करेगा, क्या रिटर्न से आपको कितना पैसा एक्यूमुलेट होगा। जी। तो फॉर लॉन्ग टर्म, इस लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंड्स बहुत अच्छे हैं। कैटेगरी एलोकेशन as is with case with many people, क्योंकि अभी 1-1.5 साल से वही चल रहा है, is हाँ। very heavily towards mid cap, also it has some debt। तो अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप 34% सिर्फ है, मिड कैप है 41%, स्मॉल कैप 13%। तो स्मॉल कैप इज ओके एंड डेट इज 8%। या। तो मिड कैप को कम करने की जरूरत है, इसलिए हम ये चेंजेस, हम मोस्टली एसेट एलोकेशन को चेंज करने के लिए चेंजेस ही रेकमेंड कर रहे हैं। दूसरी बात, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट इज अ वेरी गुड फंड, इट्स एन एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी। बट अगर लॉन्ग टर्म पर्पसेस की वजह से कर रहे हैं तो हाइब्रिड से अच्छा आप वही फंड हाउस के ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी जैसे प्योर इक्विटी फंड में करेंगे तो अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ऑफ कोर्स आपका वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा लेकिन आपका आउटकम अच्छा रहेगा। तो आपको रिटेन करना है PPFS, फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप। PPFS में आपका 12,000 और एक्सिस में 5,000 और क्वांट में 5,000 है। मिड कैप रिड्यूस करने के लिए आप क्वांट मिड कैप को जो आपने स्टार्ट किया 10,000 से 5,000 कर दीजिए। ICICI प्रू इक्विटी जैसे हमने बताया, इक्विटी इंडेक्स बहुत अच्छा फंड है, लेकिन उसको निकाल के आप उसके 12,000 जो आप कर रहे हैं उसमें 10,000 आप ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में कीजिए और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में 12,000 कीजिए। इससे आपका कैटेगरी एलोकेशन बन जाएगा 56-32-12, विच इज ओके, विच इज एग्रेसिव बट गुड। और अगर आपकी क्षमता है कि आज आप 5,000 और कर सके तो जरूर करें, बिकॉज आपका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत छोटा है, 5 years का सिर्फ टाइम फ्रेम है, और टाइम है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी स्टिफ है। तो आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे, अगर आप देखेंगे तो आपने 12 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए करंट कॉर्पस। आई डोंट नो 15 साल के बाद ही आप PPF से निकाल सकते हैं पैसे। और आप पूछ रहे थे कि 5 साल बाद, हम ये एज्यूम कर रहे हैं आप 10 साल से 10 कर रहे साल हैं, से चला रहे, और राइट। और 5 साल में आपका आप निकाल पाओगे। ऑन गोइंग आपका 1 लाख रुपीज है। वाइल PPF इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे हम मतलब हमारा डिसिप्लिन नहीं रहता कि कभी इन्वेस्ट करते हैं निकाल देते हैं, लेकिन जिसका बहुत अच्छा डिसिप्लिन है ये बेटर इंस्ट्रूमेंट्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स अदरवाइज। लेकिन 12 लाख और 1 लाख रुपए आपका ऑन गोइंग ऑन अ ईयरली बेसिस है तो 7.1% का रिटर्न है, उसके हिसाब से आपका बनेगा 5 साल बाद 22.67। करेक्ट। और ETF इज लाइक अ सीक्रेट सैंटा, इसमें टच ही ना करें और करते रहो जितना हो सके, कीप ट्रांसफरिंग द मनी। ऑलरेडी 14 लाख इकट्ठा हुआ और आप 25,000 महीने का कर 25,000 का एड ऑन कर रहे हो तो ये करीब करीब 40 लैक्स तक हो जाएगा। म्यूचुअल फंड आपके 7 लाख है और आपने बोला 5, तो हमने तुरंत ऐड कर दिया क्योंकि नेकी है और पूछ पूछ हाँ हाँ हाँ। 44 का 49 कर देंगे तो 52 लैक्स बन जाएगा। और NPS का आपने जो पूछा है 4,500, उसमें आपको 12% जरूर मिलेगा, लेकिन ये सारा पैसा आपके हाथ में नहीं आने वाला है, वो आपके रिटायरमेंट के बाद आएगा और वो भी सिर्फ एक परसेंटेज आता है। 60% आपके हाथ में आएगा, 40 का एन्युटी मिलेगा। सो कुल मिला के करीब करीब 1.2 तक आपका, अगर 12% रिटर्न लेंगे तो उतना बन जाएगा। 2 नहीं बनेगा, 2 के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट, ठीक। तो साहा जी, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा पीछे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएं, डू वी हैव एनी कैलकुलेशन जो अगर बता सके कि अगर इतना % बढ़ा दें तो इतना इनका हो जाएगा, क्योंकि बहुत पीछे नहीं है हालांकि अपने टारगेट से। या 1.2 है, 12 का 15 होगा, ये तो हम तो ले रहे हैं हम्म। कॉन्जर्वेटिवली 12 होगा, तो हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। बट आपको देखना है कि वो जो स्प्लिट किया ना आपने उसमें भी थोड़ा चेंज करेंगे, PPF के बदले में थोड़ा ELSS कर ले, कर ले, हाँ। उससे भी आपको फायदा हो सकता है।
तो आई थिंक ये म्यूचुअल फंड को जितना डबल एक्स्ट्रा पैसा है बेसिकली वो अपना आप हाँ अगर इक्विटी की तरफ डाइवर्ट कर दें तो शायद थोड़ा सा स्कोप है कि आप अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। और जितन हाँ तो बस यही एक तरीका है। और या तो फिर अपना नॉर्मली टारगेट बढ़ा दीजिए, 5 से 10 साल या 8 साल कर दीजिए, ये यस भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम स्टेप अप एसआईपी की भी बात करते हैं, लेकिन 5 साल में स्टेप अप करके भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो हाँ वन आई नो टू नो। से टू का नहीं होने वाला। ये प्रॉब्लम है 5 इयर्स का। अगर 5 का 8 या 10 इयर्स हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका अच्छा बन जाएगा, ग्रोथ कंपाउंडिंग हो जाएगा। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आज बहुत डिटेल में यानी विस्तार में सवालों के जवाब मिले हैं, पूरा प्रॉपर चार्ट बना के एक्सेल शीट पे दिखा के बताया गया है। थैंक यू सो मच प्रतिभा। प्रतिभा राइट? यस प्रथबा, इट्स नॉट प्रतिभा, इट्स प्रतिभा। So, बहुत साउथ बहुत इंडियन स्पेलिंग बहुत जहाँ चाहिए एच ऐड कर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच वक्त थैंक यू सो निकालने के मच फॉर लिए। हैविंग मिस स्वाति। और फिलहाल के लिए इतना ही। बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में सवाल कहाँ लिखना है आपको, नीचे कमेंट में या मेल करना है ask@bewealthy.co.in। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो देख लीजिएगा जरा खोल के। और फीडबैक, कमेंट, हाय, हेलो, नमस्ते सब कमेंट करके मुझे बताइए। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।